MDH बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, इटली के लिए G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। तो उस पर बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि जीत के अपने अपने दावे हैं। कई राज्यों के अलग अलग नतीजे आए हैं, तो जीत के अपने अपने दावे हैं। अपना अपना दावा है कि खास तौर पर विपक्षी गठबंधन में किसकी बड़ी जीत हुई है। उत्तर प्रदेश में सपा की, पश्चिम बंगाल में TMC की, या फिर कांग्रेस की जिसकी कुछ सीटें बढ़ी हैं। तो जीत के अपने अपने दावे हैं। इसके बाद बात करेंगे कि नीट पर सुप्रीम फैसला आया है। आपने सुना होगा, देखा होगा, पिछले कई दिनों से नीट के रिजल्ट को लेकर के विवाद हुआ था। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ा फैसला लिया है। उस पर बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि अरुणाचल में फिर से खिल गया कमल। पेमा खांडू एक बार फिर से तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने वहां पर अरुणाचल प्रदेश में। और खास बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव के साथ जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, चारों जगहों पर एनडीए की सरकार बनी है। तो इस पर भी करेंगे बात। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। नीट पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड होगा रद्द। फिर से 23 जून को देनी होगी परीक्षा। 30 जून को परिणाम। काउंसलिंग पर असर नहीं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा हरियाणा में टैंकर माफिया कर रहे हैं पानी की चोरी। कार्रवाई भी हरियाणा सरकार करे। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार। कुवैत के अग्निकांड में 42 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति पर नजर। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह पहुंचे कुवैत, हालात का लेंगे जायजा। पेमा खांडू ने तीसरी बार ली अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई गणमान्य लोग हुए समारोह में शामिल। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इटली रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। और पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और झारखंड समेत पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू की तपिश। अगले 4-5 दिनों तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की। PM इटली यात्रा पर जाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज हो रहे हैं इटली के लिए रवाना। PM मोदी इटली के अपुलिया प्रांत में 15 जून तक हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर PM मोदी की ये इटली यात्रा हो रही है। वहां पर PM मोदी ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर रख सकते हैं अपनी बात। और इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद PM की यह पहली विदेश यात्रा हो रही है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब से मोदी सरकार 3.0 केंद्र में बनी है, उसके बाद पीएम की यह पहली विदेश यात्रा होगी, जब वो इटली के लिए जा रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। तो अपुलिया इटली में जो एक जगह है, शहर है, वहीं पर यह सम्मेलन होना है। वहीं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपुलिया से। अमृत, सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, नई सरकार बनने के बाद पहली विदेश यात्रा है। क्या कुछ खास इस बार के G7 शिखर सम्मेलन में है? और भारत के नजरिए से अगर देखें, क्योंकि भारत वहां पर विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है भारत को, तो भारत के नजरिए से ये कितना अहम है? भारत इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन बातों पर जोर दे सकते हैं? देखिए, आपने ठीक कहा कि भारत G7 देशों के समूह का हिस्सा नहीं है। उसको खास पार्टनर कंट्री की हैसियत से आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खास निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी यहां आ रहे हैं। G7 की जो आउटरीच सेशन है उसमें शिरकत करेंगे, संबोधन करेंगे। आज शाम वो भारत से रवाना होंगे कुछ चंद ही घंटों में, और कल सुबह के अर्ली आवर्स में यहाँ पहुँचेंगे। फिर आते ही वो सम्मेलन में चले जाएंगे और यहाँ सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जहाँ जैसे मैंने बताया कि भारत पार्टनर कंट्री की हैसियत से आ रहा है। 11वीं बार है कि भारत इसमें हिस्सा ले रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो लगातार 5वीं इनकी मीटिंग होगी G7 समिट के शिखर सम्मेलन के में। तो अब क्या बात कर सकते हैं? देखें, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक का मेंशन स्पेसिफिकली करेंगे। दूसरा, ग्लोबल साउथ, जो विकासशील देशों की एक तरह की अनडिक्लेयर्ड लीडरशिप भारत के पास है, क्योंकि भारत उनके कॉजेस को, उनके कंसर्न्स को, उनकी एस्पिरेशंस को, उनकी ज़रूरतों को चैंपियन करता है। तो ये जो जब विकसित देशों, सबसे दुनिया के 7 सबसे विकसित देश हैं, उनका समूह है, उनके लीडर्स हैं, उनको ये प्रेस अपॉन करेंगे कि अगर आप दुनिया की 2/3 आबादी जो विकासशील देशों में रहती है उसको साथ लेके नहीं चलेंगे, तो आप जो दुनिया आज चैलेंजेस से जूझ रहा है उनका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे आप। वो दिन गए कि ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में चंद मुल्क दुनिया चलाया करते थे। अब वो हिस्से अपनी आवाज रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम भी इस धरती पर रहते हैं और हमारी आवाज भी सुनी जाए। इनफैक्ट हम मुल्कों में आबादी में ज्यादा हैं। G7 की बात कर लो, सिर्फ 10% आबादी है इनकी दुनिया की, 45% इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं। तो अब तो प्रधानमंत्री का इस पे जोर होगा कि ग्लोबल साउथ की आवाज को आप सुने और फैक्टर इन करें। बिल्कुल, आपने सही बात कही। ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बुलंदी से रखते हैं। इसके साथ ही वहां पर जो G7 पार्टनर्स हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकात भी होने वाली है। ये कितनी अहम हो सकती है? किन किन देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकात अहमियत रखती है और किन मायनों में अहमियत रखती है? अमृत, 1 दिन का दौरा है, 7 द्विपक्षीय वार्ताएं प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो जॉर्जिया मेलोनी जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ, क्योंकि जब वो भारत आई थी 2023 में पिछले साल, तो दोनों देशों के जो रिलेशनशिप था उसको अपग्रेड किया गया था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों उसको रिव्यू करेंगे, स्टॉक टेकिंग करेंगे कि कहाँ आए हैं अब तक पिछले साल से, ये किन किन क्षेत्रों में और आगे बढ़ने की संभावना है और मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। डिफेंस में कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, जैसे $15 बिलियन का ट्रेड है आपका, अगर पिछले साल की फिगर्स देखें, पर इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। तो उसको कैसे एक तरीके से पुश दी जा सकती है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स, IT, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन में हो। तो वो रिलेशनशिप के इंटायर गैमेट को रिव्यू करेंगे और आगे की
रूपरेखा तय करेंगे। बाकी जो मीटिंग्स हैं उनको अभी इन्होंने ऑफिशियली तो नहीं अनाउंस किया है, पर G7 के जो कंट्रीज हैं उनके लीडर्स के साथ मुलाकात है और जो पार्टनर कंट्रीज इनवाइटेड हैं अफ्रीका से उनके साथ भी मुलाकातें हैं। टोटल 7 मुलाकातें द्विपक्षीय वार्ताएं हैं प्रधानमंत्री की उस समिट के सेशन के अलावा। जी, ये जो G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है अमृत, हम जानते हैं कि कई बार हर बार जो है कुछ ना कुछ फोकस रहता है उनकी तरफ से कि इस बार का फोकस ये है। इस बार के G7 शिखर सम्मेलन में इटली में किन बातों पर उनकी तरफ से सबसे ज्यादा इस बार फोकस दिया जा रहा है, किन मुद्दों पर? देखिए G7 एसेंशियली जब शुरू हुआ था ना तब तो इकोनॉमिक कॉजेज पे था, पर फिर क्योंकि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को आप डाइवोर्स नहीं कर सकते हैं, तो तमाम मुद्दों पर ये इनके एक ट्रैक्स हैं जो चलते हैं और पार्टनर कंट्रीज के साथ भी 5 ट्रैक्स हैं, काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, तो ये सब सेशंस होंगे। पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक कोई ऐसा मुद्दा होता है जो डोमिनेट कर जाता है एजेंडा को। यहाँ पे क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की आ रहे हैं इटली की प्रेसिडेंसी के निमंत्रण पर, तो यूक्रेन का जो मुद्दा रहेगा, रूस यूक्रेन का, वो एक्सपेक्टेड है कि डोमिनेट करेगा इस सेशन को। देखना ये होगा कि क्या G7 इस बात को अडॉप्ट करता है जो कुछ G7 के मुल्कों ने अडॉप्ट किया है कि जो फ्रोजन, जो जब्त की गई रूसी संपत्ति है उसको यूज किया जाए यूक्रेन की युद्ध प्रणाली को और मजबूती देने के लिए। इसमें इख्तलाफात हैं G7 के बीच में भी कि सारे G7 मुल्क ये कहते हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट करना है, पर कितना सपोर्ट करना है, हथियारों से करना है, कितना पैसा देना है, कहां से वो पैसा आएगा, उस पर अलग अलग राय है। तो क्या बड़ा सवाल ये होगा कि जब जो बाइडेन और जेलेंस्की मिलेंगे तो क्या जो बाइडेन समझा पाएंगे अपने जो बाकी साथी हैं उनको कि G7 को इनके पीछे कंप्लीटली खड़ा रहना चाहिए। जेलेंस्की साहब गुहार लगाएंगे कि अगर आपने ये युद्ध जो चल रहा है, जो शुरू किया गया या उन पे थोपा गया, जैसे भी उनका नजरिया है कि उसको अगर जीतना है या उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना है तो वेस्ट को इनको और हथियार और पैसा देना होगा। तो ये मेन स्टे रहेगा। बाकी जैसे मैंने कहा कि आउटरीच सेशंस में प्रधानमंत्री क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उठाएंगे, कोई और मुल्क फूड सिक्योरिटी उठाएंगे, कोई और मुल्क अपनी अपनी जो समस्याएं हैं वो उठाएंगे। जी ठीक है, जाहिर सी बात है, आपने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया, रूस यूक्रेन का, जाहिर सी बात है कि उस पर बात हो सकती है। दूसरी तरफ इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर भी बात हो सकती है। मुझे लगता है ज़रूर ये मुद्दा उठेगा। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता अमृत पाल इटली के अपुलिया से हमारे साथ जुड़े थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की जीत के अपने अपने दावे हैं, और खास तौर पर ये जो विपक्षी इंडी गठबंधन है, इसमें जिस तरह से कुछ पार्टियों को सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस की भी सीटें बढ़ी हैं, तो इनके सब के अपने अपने दावे हैं। किनके दावे में कितना दम है, इसी की करेंगे पड़ताल, करेंगे खास चर्चा। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया था ब्रेक पर जाने से पहले कि अब हम करेंगे खास चर्चा, और ये खास चर्चा हम करेंगे कि क्या हैं जीत के अपने अपने दावे, खास तौर पर विपक्षी इंडी गठबंधन के दलों के बीच में। तो पश्चिम बंगाल में 29 सीटें जीतकर टीएमसी ने विपक्षी इंडी गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पश्चिम बंगाल में 29 सीटें जीतकर टीएमसी ने विपक्षी इंडी गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत की। पिछली बार से ज्यादा सीटें आई, लेकिन टीएमसी के अंदर कुछ बहस भी जारी है। और ये क्या बहस है? बहस ये है कि पार्टी के बीरभूम की सांसद शताब्दी राय ने कहा है कि चुनाव बगैर हिंसा के भी जीता जा सकता है। पश्चिम बंगाल में जारी चुनाव के बाद हिंसा के बीच टीएमसी सांसद की यह कड़ी प्रतिक्रिया मानी जा सकती है। बीरभूम की 4 बार की सांसद रही शताब्दी राय ने जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल पर हिंसा कराने का आरोप लगाया।
अनुव्रत मंडल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। जाहिर है कि यहां हिंसा की वारदात कम हुई है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पीड़ित परिवारों के साथ गवर्नर से मिल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। पार्टी के सेकंड कमांड और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इस बीच स्वास्थ्य को लेकर एक छोटा सा ब्रेक लेने की भी जानकारी दी है। तो अमित मालवीय ने पूछा है, क्या कांग्रेस ने विपक्ष के नेता का नाम तय कर लिया है क्या, या फिर पार्टी राहुल गांधी के ना कहने का इंतजार कर रही है और उसके बाद फिर किसी को तय करेगी। उधर राहुल गांधी अभी भी दुविधा में है, रायबरेली छोड़ें कि वायनाड को टाटा बाय बाय कहें। तो सदन में इंडी गठबंधन मजबूत विपक्ष का दावा करता है, लेकिन तस्वीर साफ अभी तक हो नहीं पाई है कि कौन बनेंगे विपक्ष के नेता। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में अकेले ही जाने का फैसला लिया है। तो उधर महाराष्ट्र की बात कीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनावों को लेकर सियासी खेला वहां शुरू, खासतौर पर एमबीए के अंदर में। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 4 सीटों पर 26 जून को चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस अभी कैंडिडेट पर विचार कर ही रही थी कि एक तरफा उधर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए चारों जगहों पर। बात यूपी की कीजिए तो सपा और कांग्रेस की जोड़ी उत्साहित है, लेकिन अगला टेस्ट तो उपचुनाव में होना है। इस बीच अखिलेश यादव दिल्ली की सियासत के लिए लखनऊ छोड़ चुके हैं। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दी। क्षेत्रीय पार्टियों में कांग्रेस को लेकर एक एकता तो बनती हुई दिखी थी, लेकिन क्या ये सिर्फ पीएम मोदी के खिलाफ अभियान के लिए थी या आगे भी जारी रहेगी, ये देखना भी बाकी है कि किस तरह का समन्वय हो पाता इनके बीच। तो ये तमाम अंतर्विरोध हैं और इन सब चीजों पर भाजपा के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। भाजपा के अमित मालवीय ने लिखा, क्या कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उनका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, या फिर कांग्रेस में हर पद राहुल गांधी के लिए तब तक आरक्षित है जब तक वो ना कह दें, तब तक सब इंतजार करो। तो ये बातें हैं जो कि जिससे पता चलता है कि जो विपक्षी गठबंधन है उसने किसी तरह से एक अंडरस्टैंडिंग चुनाव के दौरान बना तो लिया, लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी है कि क्या अब भी उनके बीच अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्या अब भी एकता बनी रहती है, या अपने अपने दावे होंगे कि हम बड़ा कि तुम बड़ा। ऐसे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो के अंदर हैं। हमारे साथ ही यहीं पर मौजूद हैं विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विजय शर्मा जी। और साथ में सोफिया खान जी, टीएमसी की नेता। बहुत बहुत स्वागत आपका भी सोफिया जी इस चर्चा में। मैं चर्चा को विनोद जी के जरिए बढ़ाता हूं। विनोद जी, एक दिखा था, हालांकि देखिए फिर भी जैसी उम्मीद थी ना कि इंडिया गठबंधन, जिस तरह विपक्षी गठबंधन अपनी एकता करेगा चुनाव के पूर्व, वो कई जगह पर वो टूटी नहीं दिखाई पड़ी। बंगाल में टूटी, पंजाब में टूटी, केरल में टूटी, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग हुई। उत्तर प्रदेश में अंडरस्टैंडिंग हुई, दिल्ली में हुई, हरियाणा में भी हुई। अब जाकर जब नतीजे आ गए हैं तो आपको लगता नहीं इन बयानों से कि अब एक तरह से ये तय होगा कि कौन नेतृत्व संभालेगा? अखिलेश यादव भी लखनऊ से चल चुके हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं, और टीएमसी का भी दावा है, टीएमसी भी बड़ी जीत के साथ आई है। तो ये क्या पूरा का पूरा फिर से निर्धारित होगा? क्या विपक्षी एकता फिर से निर्धारित होगी क्या? लाल जी, टीएमसी की बात अभी आप कर रहे थे और आप अपनी रिपोर्ट में जब बता रहे थे तो इंडिया गठबंधन के में ये जो चट्टानी एकता की बात जो वो कह रहे थे, उसकी एकता की बात तो देखना अभी बाकी होगा। अभी बाई इलेक्शन सारे स्टेट में है, राज्यसभा के भी इलेक्शन के कई सीटें जो खाली हुई है उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो बात अभी हमको दिखी आपकी रिपोर्ट में, जो ये टीएमसी के अंदर में क्या शताब्दी राय के इस बात से, स्टेटमेंट से, क्या पार्टी के अंदर में भी कोई दिक्कत है? राय की बात जो आप कह रहे हैं कि चौथी बार की वो सांसद है बीरभूम से, और बंगाल में जो एक तरह से जो आप ये देखिए कि जो पोस्ट पोल वायलेंस के बाद की जो हिंसा है, घर छोड़ने के लोग मजबूर हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सीपीएम के कार्यकर्ता हो, अलग अलग जगह पे लोकल गुंस जो है वो उनको टारगेट कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी
आज उन सारे जो विक्टिम्स फैमिली है, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनके साथ में लेके वो गवर्नर हाउस भी जा रहे हैं गवर्नर से मिलने। चिंता की बात जो आज अब ये बात देख रहे हैं, जो शताब्दी राय कह रही थी कि इस बार अगर अनुव्रत मंडल बीरभूम में नहीं था तो हमारे क्षेत्र में हिंसा क्यों नहीं हुई, और अगर हमारे क्षेत्र में हिंसा के बगैर हम इतने मार्जिन से चुनाव जीते हैं तो बंगाल में फिर हिंसा की जरूरत क्या है? जरूरत ही क्या है? सही बात। ये उन सारे नेताओं पे एक बड़ा सवाल है कि आप एक हिंसा के बदौलत चुनाव में जिस तरह का एक आप अपनी एक पराक्रम दिखाना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा तो यही है। आज अगर सारे चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए, सांसद अपने अपने दिल्ली में भी कई सांसद प्रस्थान कर गए, लेकिन अगर पोस्ट पोल वायलेंस में बंगाल की ये हालत है तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए ममता बनर्जी खामोश क्यों है? बिल्कुल। ये सारी चीजों की चिंता जब आप करते हैं तब आप ये देखते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो ये चट्टानी एकता की बात कर रहे थे कि वो चट्टानी एकता राज्यों से बगैर आगे निकल ही नहीं आ पाई है। वो अभी राज्यों तक है और जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सिर्फ अपने अपने स्कोर और अपनी अपनी राजनीति पे ही टिके हुए हैं। ठीक है। आपने जो सवाल उठाए हैं और जो सवाल हम उठा रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए सोफिया खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोफिया जी, एक बहुत ही साधारण सा सवाल, शताब्दी रॉय जी की भावना के मुताबिक हम सब लोग पश्चिम बंगाल में बिना हिंसा का चुनाव कब देख पाएंगे? वो दिन कब आएगा? सोफिया जी बताइए। नमस्कार आप सभी को। देखिए, सबसे पहली बात है कि चुनाव तो हमने जीता और बहुत ज्यादा बहुमत के साथ जीता, ये आप सबने देखा। तो मेरा सवाल बस ये है कि अगर हमने चुनाव जीता, वो भी बहुत अच्छे से हमने जीता बंगाल को, तो इसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस की जरूरत किसे है? जिसकी सरकार है, जिसका राज्य है, विधानसभा हमारा है, यहाँ चीफ मिनिस्टर हमारी है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो अपने ही राज्य की छवि को हम क्यों बिगाड़ेंगे? पहली बात। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये 2021 के विधानसभा के बाद से ही भाजपा जो है वो बंगाल में ये जो चीजें हैं वो करती आई है। वो षड्यंत्र बोलिए, कॉन्स्पिरेसी बोलिए, बंगाल के छवि को धूमिल करना बोलिए, ममता बनर्जी के राज्य को धूमिल करना बोलिए, तो ये सारी चीजें कोई नई नहीं है बंगाल के लिए और इस चीजों से हम जूझ रहे हैं। सही कह रहे हैं, ये जो सवाल उठाया गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चीजें नई नहीं है। घड़ी की सुई को सिर्फ 13-14 साल पीछे घुमा दीजिए तो यही सारी बात आप सीपीएम के लिए कह रहे थे। सिर्फ 13-14 साल पीछे ले जाइए घड़ी की सुई को, यही बातें आप कह रहे हैं। यहाँ पर सीपीएम का खाता भी नहीं खुला है। सीपीएम को हम बिल्कुल, मैं 13-14 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 35 साल की सरकार को ममता बनर्जी ऑलरेडी वो उनका विसर्जन कर चुकी है। और अगर हम बात भाजपा की करें तो भाजपा यहाँ पर एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर है। ये अलग बात है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टी है। भाजपा यहाँ से बिल्कुल बंगाल की जनता ने खदेड़ दिया है। भाजपा बिल्कुल यहाँ सिमट कर रह गई है। और जहां तक हम पोस्ट पोल वायलेंस की बात अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है चुनाव आयोग के ऊपर भी जाता है। और जो केंद्र बल यहाँ पर तैनात है, मतलब इन चीजों के लिए एक तरफ से बीजेपी को जिम्मेदार मान लें, चुनाव आयोग को जिम्मेदार मान लें, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये क्यों नाकाम हो रहे हैं। और अगर हम बात करें, ममता बनर्जी ने कहा है कि जितने भी तृणमूल के कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके के प्रोवोकेशंस, देखिए भाजपा प्रोवोकेट कर रही है, इनके जो कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का ये कड़ा आदेश है कि हम इस किसी भी तरीके के प्रोवोकेशन से बचें। तो आदेश का असर होना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, दुर्भाग्य से दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपने विजय शर्मा जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है, तो मैं विजय शर्मा जी के पास चलता हूं। विजय जी, उनका कहना है कि हम तो चुनाव जीत गए, तो अब हमें हिंसा करने की क्या जरूरत है? यानी कि अगर ऐसी कोई जरूरत भी होती है तो चुनाव से पहले होती है, चुनाव के दौरान होती है, चुनाव के बाद हमें क्या जरूरत है हिंसा करने की? वो कह रही है मोटे तौर पर कि भाई ये बीजेपी कर रही है। देखिए लालचंद जी, मैं बताना चाहता हूं, सोफिया जी शायद भूल गई है, जब हमारी 18 सीटें आई थी और विधानसभा में भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, चलो सरकार हम नहीं बना पाए, तब इन्होंने किस तरह से तांडव पूरे बंगाल में मचाया था और किस तरह से लोगों को आसाम में जाके शरण लेनी पड़ी थी। क्या ये इन बातों को भूल गए क्या? क्या कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई परिवार अपना घर छोड़ना चाहता है? क्या खुद अपने घर में कोई आग लगाएगा क्या इलेक्शन के बाद में? किस तरह से उनको घरों को सवाल आपके ऊपर भी है, आप अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? मैं बताऊंगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये कहते हैं कि हमें चुनाव के बाद की क्या जरूरत थी।
तो ये तो आप अपने एमपी से, जो 4 बार का जीता हुआ एमपी है, उनसे सवाल करें। उन्होंने खुद कहा है कि भाई हिंसा के बगैर भी जीता जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने हिंसा करके, लोगों को डरा के, धमका के, और उनकी कुछ माता बहनों की इज्जत आपने देखी होगी किस तरह से संदेश खाली में लूटी गई, तो उस तरह से भय का माहौल बना के ये इलेक्शन जीता है। और ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन इसको नहीं कह सकते, इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस को वहां इंटरवेन करना पड़ा, फोर्स लगानी पड़ी। लेकिन फिर भी इन्होंने जिस तरह के पिछले इलेक्शन आप देखेंगे, सारे इलेक्शनों तरह से रक्त बहा है लोगों का, जिस तरह से ये हिंसा कर रहे हैं, उस तरह से कोई आदमी कैसे ठहरा सकता है कि वहां पे निष्पक्ष इलेक्शन हुआ होगा? आपकी बात सही है, ये लोगों का विश्वास, आपकी बात सही है, लेकिन बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल में जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, आज अगर उनको पीड़ित किया जा रहा है तो आपको और ज्यादा शायद करने की जरूरत है उनके लिए। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी उनको लेके गवर्नर के पास जा रहे हैं, लेकिन आपको और भी बहुत कुछ वहां करने की जरूरत है सर। देखिए, हम कानून के अंदर रहकर उनकी हर तरह से सहायता कर रहे हैं, चाहे हमें न्यायालय जाना पड़े, चाहे हमें वहां उनके हौसला अफजाई वाली बात हो, चाहे हमने जिस तरह से वहां पे घुसपैठी आती है, क्योंकि ममता बनर्जी जानी जाती है कि घुसपैठियों पर सह देती हैं, हमने बाड़ लगाने का काम किया हो, किस तरह से चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश की हो, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी एक अपनी मर्यादाएं होती है। ये काम जो है लॉ एंड ऑर्डर का, स्टेट के अंडर आता है। ये ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर लेना चाहिए कि लोगों की जान ना ले। लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं सोफिया जी, आपके पास भी लौटूंगा। लेकिन इस बीच में हो क्या रहा है अपने यहां कि चुनाव नतीजे आने के बाद ऐसी भी आवाजें उठ रही हैं चुनाव को लेकर के। पहले तो बिल्कुल शांत रहे कि नहीं इस बार ईवीएम डीएम सब कुछ ठीक ठाक था, अब फिर से थोड़े थोड़े से स्वर उठ रहे हैं ईवीएम और डीएम को लेकर के, और जनादेश को नकारने की भी कोशिश होती है कि जो जीते उनके बारे में कहा जाता है उनको नैतिक अधिकार नहीं है। ये जो सवाल उठाए जाते हैं ना, इन सवालों का जवाब जरा पड़ोस से एक जवाब आया है, मैं पहले वो आप लोगों को सुनवाता हूं, फिर मैं चर्चा पर आता हूं। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शिबली फराज का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया की उन्होंने सराहना की है, और उन्होंने क्या कुछ पूरे भारत की चुनाव प्रक्रिया को लेकर कहा है जरा सुन लीजिए, फिर हम लोग लौट के इस चर्चा को करेंगे। अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशंस थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता, और जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। क्यों नहीं हम अपने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करा सकते? यह है भारत के लोकतंत्र की ताकत, जिसकी गूंज दूसरी जगहों पर भी सुनाई पड़ती है। मैं आप सबके पास लौटूं, उससे पहले विनोद जी, ये बाइट हमने खास तौर पर जो पाकिस्तान से सुनवाई, वो इसलिए सुनवाई कि देखिए कि क्या साख है, और ये साख भारत के लोकतंत्र, भारत के चुनाव आयोग, भारत के चुनाव, भारत के लोगों की ये साख है। और ये साख तब है जब इस साख पर कई बार हमले करने की, अंदर से हमले करने की कोशिशें होती हैं, उसके बाद भी ये साख है। तो पाकिस्तान से ये एक तरह से पैगाम कहा जाए हम सभी लोगों के लिए। ये पैगाम से ज़्यादा मैसेज है उन लोगों के लिए कि आज पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो किस तरह लोकतंत्र है। वो फराज जो साहब हैं, वो अपोजिशन के लीडर हैं, और ये नेशनल असेंबली में बोलते हुए जब कह रहे हैं कि कुछ तो सीख लो भारत से, वो एनिमी कंट्री कहते हैं वैसे, तो कह रहे हैं कुछ तो सीख लो कि एक देश, इतना बड़ा देश, 80 करोड़ से ज्यादा जहां मतदाताओं ने वोट किया है, इतने लाखों पोलिंग स्टेशन, इतने लाखों ईवीएम मशीन, और इसके बाद चुनाव हुए हैं, एक भी आवाज कहीं से नहीं उठी कि ये धांधली हुई है, हमारे पक्ष में सही नहीं है, ये बात नहीं हुई है। तो ये जो लोकतंत्र की ताकत है ना लाल जी, इसको जब हमारे यहाँ लोग झुठलाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह पूरा इलेक्शन कैंपेन से लेके अब तक लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है,
ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो कम से कम आज ये फराज साहब की जो बात है, कम से कम इस बात को समझना चाहिए बिल्कुल कि आप ये देश में जो इस तरह की बात करते हैं। कल आपने देखा वायनाड में राहुल गांधी गए थे अपने धन्यवाद रैली करने के लिए, वो आज भी संविधान लहरा रहे हैं और ये बात जो इलेक्शन में कह रहे थे वही बात वहां भी कह रहे हैं। वहां भी यही बात कर रहे हैं कि बीजेपी ये बीजेपी जो है वहां मलयाली बोलना बंद करा देगी, तमिलनाडु में बोलते हैं कि तमिल भाषा बोलना बंद करा देगी। बताइए, जबकि अब चुनाव हो गए फिर भी आपके मसाला डोसा जो है उसको बंद करा देगी। लीजिए, ये चीजें जब आप लोगों में भ्रम डालने की सियासत करना ही अपना अगर यूएसपी बना लिया है, टीएमसी पूरे बंगाल में लोकतंत्र खतरे में के स्लोगन से ये पूरा इलेक्शन कैंपेन ममता बनर्जी करती रही। लोकतंत्र क्या है कम से कम फराज साहब से सीखिए कि वो देश देख रहा है आशा भरी नजरों से कि क्या काश भारत जिस तरह मजबूत लोकतंत्र, उस तरह भारत जैसा जो चुनाव की ये परंपरा है वो कम से कम एक बार पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हो जाए, हम भी डेमोक्रेसी कहने के लायक बने। तो ये सारी चीज जब आप देखते हैं, मैं अपने दोनों साहब हमारे बोल रहे थे, प्रवक्ताओं को मैंने सुना था, आपने बहुत बढ़िया सवाल विजय जी के लिए किया था कि विजय जी अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए वहां क्या कर रहे हैं। मैं अपडेट एक देता हूं, विजय जी की पार्टी क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह काम किया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एमसीसी के बीत जाने के बाद भी ये आदेश दिया है कि बंगाल में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज या सेंट्रल फोर्सेज हैं वो सारे फोर्सेज वहां पे रहेंगे। मतलब कलकत्ता हाईकोर्ट का एक पूरी तरह से इस बात का इम्कान है कि अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां से हटाई गई तो शायद ये राजनीतिक विद्वेष और हिंसा बंगाल में और जारी हो सकती है। बिल्कुल, तो ये लोकतंत्र के खतरे की जो राजनीति थी, जो एक एजेंडा था, उस एजेंडा को लेके जो लोग बात कर रहे थे इलेक्शन के समय में, कम से कम बंगाल के बारे में उनको दो शब्द जरूर बोलनी चाहिए। बिल्कुल। विजय जी, आप कुछ जवाब जोड़ना चाहते थे, जोड़ दीजिए, फिर सोफिया जी के पास में जाऊंगा। सोफिया जी को मैं बताना चाहता हूं कि देश में पुनर्मतदान चुनाव आयोग ने 2 जगह कराया, जिनमें से एक इनका बंगाल है। तो आप मुझे बताइए, मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, इतने अच्छे तरीके से चुनाव कराया। लेकिन बंगाल एक ऐसा राज्य आज भी बना हुआ है नासूर कि वहां आज भी निष्पक्ष इलेक्शन, यही सवाल मैंने सबसे पहले उठाया, पुनर्मतदान दोबारा से वहां पे कराना पड़ा। तो ये बंगाल की स्थिति है, यहाँ के एमपी खुद बोलते हैं इनके, तो ये एडमिट फैक्ट है कि वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। और ममता दीदी जो है क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि वो खुद पीड़ित रही है पहले, उसके बावजूद उन्होंने वही हिंसा, वही कम्युनिस्टों वाली हिंसा और वही रास्ता इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का अपना लिया और उसी कारण बंगाल में अराजकता का माहौल है। ठीक है, मैं सोफिया जी का जवाब लेता हूं। सोफिया जी, बात देखिए, पार्टियां और नेता, मैं ये मान सकता हूं कि एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, ये आपके ऊपर हिंसा के लिए कहते हैं, आप कहते हैं हमें चुनाव बाद क्या जरूरत है हिंसा की, आप ही करवा रहे हैं। लेकिन बात जब अदालत की आती है, अदालत से जब इस तरह की चीजें आती हैं, कोर्ट जब इस तरह, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातें करता है, तो इससे तो ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में गड़बड़ी तो है और उसकी जिम्मेदारी, जब आपकी वहां राज्य सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी सरकार के हाथ में है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के हाथ में है, तो जिम्मेदारी तो आपकी ही बनेगी ना। देखिए, गड़बड़ी तो है। गड़बड़ी ये है कि भाजपा यहाँ पर, भाई इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अब ऐसी आवाज आपके अंदर से उठ रही है। शताब्दी राय आपकी अपनी एमपी है, अब वो आवाज उठा रही है। समय दीजिए, मैं अपनी बातों को स्पष्ट कर लूंगी। सबसे पहले मैं विजय जी को जवाब दे दूं। उन्होंने कहा संदेश खाली की जो घटना की जो इन्होंने बात उठाई है, तो ये उनके ही भाजपा के नेता ने इसको खंडित कर दिया है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ संदेश खाली में, ये भाजपा का रचा हुआ एक जाल था, एक फरेब था। और दूसरी बात है कि संदेश खाली बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में आता है और संदेश खाली भी हमने जीता। अगर जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो इनका जो झूठ है वो वोट में कन्वर्ट हुआ नहीं, तो वोट तो हमें मिली है, हमारी सरकार, हमने 29 सीट के साथ साथ संदेश आप ये कहना चाह रही हैं कि संदेश खाली में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आप वहां चुनाव जीत गए बशीरहाट का, तो आप ये कह रही हैं संदेश खाली में कुछ हुआ ही नहीं। हम संदेश खाली हार जाते, हम संदेश खाली नहीं हारे, इससे साबित होता है कि इन्होंने झूठ बोला। उसी प्रकार से यहाँ पे पोस्ट पोल वायलेंस हो भी रहा है, तो ये भाजपा की कर्मी करने की कोशिश। मैडम, मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, संदेश खाली आप हारे, वसीरहाट जीत गए। ये नहीं कहा है कि यहाँ पर वायलेंस हो रहा है। हाई कोर्ट ने यहाँ केंद्र बल को एक्सटेंशन, और ये भी कि कोर्ट में मामला अभी है, संदेश खाली का पूरा मामला कोर्ट में है अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए मैं जवाब देना चाहता हूँ, एक लाइन का जवाब दीजिए, एक लाइन। आप मुझे बताइए,
सोफिया जी मुझे बताइए, मैंने अभी बोला है कि वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, किस तरह से माता बहनों की इज्जत लूटी गई, जमीन लूटी गई, तो वहां डर के आप बूथ हार कैप्चर क्यों लेके गया? होने हार क्यों गया? होने, तो आप मुझे बताइए वहां कैसे निष्पक्ष चुनाव की आप उम्मीद कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आप कहते हो जीतना और हारना, जब आप मुझे बताओ हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा हो, उसके बावजूद भी आप किस मुंह से इस तरह की बातें कर रहे हो? तो मैं ठीक है, ये कहता ठीक है, हूं, ठीक है। आप अब मैं जरा डिस्कशन को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ाता हूं, दिल्ली डिस्कशन को अब दिल्ली लाते हैं। विनोद जी, जिस तरह से मैं अगर टीएमसी की हमारे यहाँ प्रवक्ता हैं हमारे पास, तो मैं उन्हीं की बात पहले कर लेता हूं। ममता बनर्जी ने पहले कहा एकला चलो रे, ठीक। उसके बाद बीच चुनाव में जब एक चरण रह गया था, बोला अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो बाहर से देंगे समर्थन। अब तो 29 सीटें जीत गई है टीएमसी। अब केंद्र में क्या भूमिका चाहेगी, और साथ में दूसरी पार्टियां भी, सपा जैसी पार्टियां, अखिलेश भी लखनऊ से दिल्ली चल चुके हैं। देखिए, अभी ये कांग्रेस में ये सारी जो राहुल गांधी परसों से ये बात कह रहे हैं कि दुविधा में मैं हूं, वो दुविधा रायबरेली और अमेठी में, रायबरेली और वायनाड किसको छोड़े उसके लिए दुविधा में नहीं है। दुविधा में ज़्यादा उनके साथ में ये है कि वो अभी अपोजिशन के लीडर यहाँ एलओपी बनते हैं या नहीं बनते हैं। एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने सीईसी की मीटिंग में आपने देखा कि उनको कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी का नेता सोनिया गांधी को चुन लिया था। ठीक है। तो जो राहुल गांधी अभी परिवारवादी के करते हुए जवाब दे रहे थे, वो सीधे सीधे ये बात तो उन पे आएगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी का जो है ये चेयरपर्सन सोनिया गांधी होगी और एलओपी जो है वो सीधे राहुल गांधी होंगे। ये भी एक सूरत है। दूसरा सूरत है कि अपोजिशन के लीडर, जितने भी लीडर हैं, उसमें राहुल गांधी के लिए, अपोजिशन लीडर के लिए कितने सहज होंगे? क्या अखिलेश यादव सहज होंगे? क्या एनसीपी के पार्टी के लोग सहज होंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी के साथ में एलओपी के बनने के साथ सहज होंगे? तो विपक्ष के लिए ये सारी चीजें, ममता बनर्जी तो कहीं से नहीं होगी। ममता बनर्जी तो आपने ममता बनर्जी जी का ही नाम छोड़ दिया। हाँ, ममता बनर्जी कहीं से नहीं होगी, क्योंकि ममता बनर्जी इलेक्शन से पहले इंडिया गठबंधन के पीएम कैंडिडेट का नाम राहुल गांधी के बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया था। तो इतने सारे जब इसमें कंट्राडिक्शंस है, तो इसके लिए इंडिया गठबंधन को चुनौती है कि वो गठबंधन को क्या पार्लियामेंट में वही एकता दिखाने के नाम पे उसको दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे, या फिर यह एकता सिर्फ इस पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन के लिए था या पीएम मोदी के खिलाफ में एक अभियान चलाने के लिए। सोफिया जी, कितनी सहजता होगी? मैं फिर से आपसे वो पूछ रहा हूं एक सवाल कि जो मैंने विनोद जी से पूछा था, एकला चलो रे के साथ आप चुनाव में गए, बीच में कहे सरकार बनेगी तो समर्थन देंगे, चलिए अब सरकार तो नहीं बनी, लेकिन आपकी तो ताकत बड़ी है भाई। तो आप ये बताइए कि आप अब क्या रोल चाहेंगे दिल्ली में टीएमसी? देखिए, ममता बनर्जी और जितने भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वे चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र बचा रहे, हमारा जो संविधान है वो बचा रहे, खत्म हो और गया। जो कोई भी सेकुलरिज्म को फॉलो करता है उसके साथ हम हैं, ये हम शुरू से ही थे। और हम यही चाहते हैं कि देश जो है वो महंगाई के ऊपर बात करे, देश जो है विकास के ऊपर बात करे, देश में धर्म की राजनीति खत्म हो, देश में युवाओं को जॉब मिले, देश में महिलाएं जो है वो सुरक्षित हो। हमारा यही मांग होगा कि देश जिसके भी हाथों में हो वो बिल्कुल देश सुरक्षित हो, और यहाँ पे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी सुरक्षित रहे और उनका विकास हो सके। ठीक है, ठीक है। विजय जी, आपको जवाब देना चाहते थे इन मुद्दों पर। जाहिर सी बात है, कुछ मुद्दे उन्होंने अच्छी बात की है, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की बात की है, तो उस पर आप जवाब दीजिए। सोफिया जी, आपके मुझे बात अच्छी नहीं लगती सेकुलरिज्म की। आपकी वही पार्टी है जो रामनवमी पे प्रतिबंध लगा देती है और मुहर्रम पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगता, और अगर कोई मनाने की कोशिश करता है, कोई कहीं गंगा जी जाता है, कहीं कुछ अपने धर्म के अनुसार करता है, तो किस तरह के लठ बजाते हो आप, किस तरह से महिलाओं को पीटते हो आप। तो ये एक बार नहीं, हजारों बार पूरे देश ने देखा। इस बार अदालत के आदेश के बाद पहली बार रामनवमी की यात्रा निकलवाई थी उन्होंने। मैं बात कह रहा हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की तो आपने पराकाष्ठा कर रखी है, उसके बावजूद आप कहते हो कि हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो आपका तो कहना ही क्या है कि आपने तो मुस्लिम तुष्टीकरण के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर रेस करा ली जाए तो आपने सारे प्रतिद्वंदियों को पीछे से छोड़ दिया मुस्लिम तुष्टीकरण में। तो आपका मैं गिनाऊंगा तो सारा डिबेट जो है ये गिनाने में चले जाएगा। ठीक है, ठीक है। चुनाव खत्म हो चुका है 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तब आप दोनों ये सब मुद्दे लेकर के आइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी जुड़ने के लिए, सोफिया जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे कि नीट मामले पर
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। नीट को लेकर विवाद हुआ था, जो परीक्षा का रिजल्ट। तो नीट विवाद मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा हो। कई छात्र इसे अपनी बड़ी जीत भी मान रहे हैं। अनियमितता की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। जिन छात्रों को एनटीए की ओर से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें 2 विकल्प मिले हैं, और वो दोनों विकल्प क्या हैं? या तो फिर से परीक्षा दें, री एग्जाम, या पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, जिसमें कि ग्रेस मार्क्स नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि केवल 1563 छात्रों का ही री एग्जाम होगा। कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी की काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं होगी और 30 जून तक बाकी रिजल्ट भी आ जाएंगे। जिनकी फिर से परीक्षा होगी तो री एग्जाम का भी 30 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। तो इन सब के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को री एग्जाम कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। इस प्रकार के कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है, ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से एनटीए ने उसको अप्लाई किया। उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते जो चाहेगा। और वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिनेश जोतवानी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंशिक रूप से संतोषजनक है। ऑनरेबल कोर्ट ने सुना दोनों साइड को और काफ़ी रीजन्ड ऑर्डर किया और वी आर पार्शियली सेटिस्फाइड एंड आई थिंक द बैटल विल स्टिल गो ऑन। उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब दीजिए। तो क्या कुछ नीट मामले पर चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आया, क्या निर्देश आया है और इस पर आगे अब क्या होना है, इसको समझने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक हमारे साथ विकास सारथी जो सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी ही पैनी नजर रखते हैं, और साथ में असीम भी जुड़ रहे हैं जिन्होंने नीट के इस पूरे विवाद पर उतनी ही पैनी नजर रखी है। पहले विकास, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लाखों विद्यार्थियों के लिए किस तरह से समझा जाए और आगे क्या रास्ता दिखाई पड़ रहा है? जी लालचंद, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मुद्दे थे। पहला ग्रेस मार्क्स का था और दूसरा एक जो गड़बड़ी की बात की जा रही है, पेपर लीक होने की अफवाहें हैं, उनको लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, वो एक मसला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स का जो मामला है उसको तो एक तरीके से सुलझा दिया है। एनटीए ने अभी इस बात पर अपनी रजामंदी दी है कि वो ऐसे 1563 स्टूडेंट्स का दोबारा परीक्षा कराएगा जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हालांकि ये वैकल्प है, अगर वो चाहें तो परीक्षा में शामिल हो या फिर वो पुराने नंबर्स के साथ अगर काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी स्वतंत्र हैं। लेकिन जो एक बड़ा मसला है, जो ये पेपर लीक होने की अफवाहें उड़ती हैं, कई बार इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच भी शुरू की है। इस बार भी इस तरह की अफवाहें सामने आई हैं। ये याचिकाएं असल में लालचंद जी नीट की परीक्षा से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में आ गई थी और इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब भी सुनवाई करेगा 8 जुलाई को। और इस बार जो बातें कही गई हैं, क्योंकि ये शिकायत अब भी स्टूडेंट्स की है कि कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक होने की गहरी आशंका है। हालांकि शिक्षा मंत्री इस बात को नकार रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि इन पिटीशन में जो बातें कही गई हैं उनमें कितने तथ्य हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे अपना हस्तक्षेप जारी रखे या ग्रेस मार्क्स का जो विवाद था उसको सुलझाने के बाद इन सभी पिटीशंस को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। ये 8 जुलाई की सुनवाई के बाद तय हो पाए। ठीक है, मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ना, उससे कम से कम जो शुरुआती ग्रीवांस जो लाखों विद्यार्थियों की थी उसका जरूर समाधान इससे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन असीम ने नजर रखी। असीम, आपने बहुत सारे विद्यार्थियों से भी बातचीत की हुई है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस पर हम अभी विकास सारथी से चर्चा कर रहे थे, शुरुआती आपत्तियां लगता है कि इससे दूर हो गई हैं लाखों विद्यार्थियों की, क्योंकि ग्रेस मार्क्स को लेकर ही बात थी, वो रद्द हो गई
उनकी या तो फिर से परीक्षा होगी या वो बिना ग्रेस मार्क्स के जाना चाहें तो जाएं। तो जो आपत्ति, मुख्य आपत्ति थी, वो उसका समाधान होता हुआ दिख रहा है इससे। बिल्कुल लालचंद्र, और जैसा कि विकास ने भी कहा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनटीए ने कहा, सभी ने कहा कि देखिए 24 लाख छात्र इसमें अपीयर हुए थे नीट यूजी की परीक्षा में, जिसमें से कि 13 लाख जो छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए। और कहा गया कि बहुत से लोगों और ख़ासकर जो छात्र हैं उनकी ये मांग थी कि इस पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, फिर से री एग्ज़ाम हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 24 लाख में से सिर्फ 1563 बच्चों ने ही आपत्ति जताई थी। 1563 बच्चों का ही ये मामला था। ऐसे में आप 24 लाख माइनस 1563 कर दें तो लाखों बच्चे नहीं चाह रहे थे कि उनका री एग्ज़ाम हो, क्योंकि आप एक बार एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद से पता नहीं होता कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में, नेक्स्ट पेपर में फिर कौन से पेपर आएंगे और फिर आप पास होंगे या फिर नहीं होंगे। ऐसे में बहुत से बच्चे खुश हैं इस डिसीजन से कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि हम री एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। अब रही बात जिन बच्चों ने आपत्ति दर्ज कराई थी 1563 बच्चों की, उनकी बात, वो बच्चे कोर्ट गए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि देखिए 2 आपके पास ऑप्शन है, जैसा कि विकास ने कहा। एक ऑप्शन तो ये है कि आप फिर से री एग्ज़ाम दीजिए जी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको जो ग्रेस मार्क्स मिला है उस ग्रेस मार्क्स को अगर माइनस कर दिया जाए तो आपने जो एक्चुअल आपने जो वहां पे लिखा, जो आपके मार्क्स आए, उस मार्क्स को लेके आप काउंसलिंग में जाइए। ठीक है, तो ये 2 बातें हैं। ठीक है, तो मैं इसका मतलब कि जो आपके 24 लाख माइनस जी ठीक। असीम, आपके पास मैं लौटूंगा। विकास से एक पहलू और समझ लेता हूं। देखिए लाखों विद्यार्थियों की नज़र है। विकास, आप बात कर रहे थे कि आगे भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो कुछ याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई करने वाला है जुलाई में। ठीक, उस सुनवाई के बाद क्या कुछ असर पड़ सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी, तमाम विद्यार्थी छात्र ये देख रहे होंगे कि इस मामले में अब आगे क्या क्या होना है। बिल्कुल, इसमें देखिए जब तक सुप्रीम कोर्ट अगर इस बात को लेकर के कन्विंस नहीं होता कि वाकई में पेपर लीक की कोई घटना हुई है या कुछ छात्रों के पास वो पेपर पहुंचा, तब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें ये जो पूरी प्रक्रिया चली है नीट 2024 की, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये आप मान के चलें। एक ग्रेस मार्क्स का जो मसला सबसे गंभीर मसला था उसको एड्रेस किया जा चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी कह दिया है कि वो दोबारा परीक्षा कराएगी। 1-2 चीज़ें इसमें अभी और हैं लालचंद जी। इसमें जैसे एक प्रश्न ऐसा था जिसमें मल्टीपल चॉइस में 2 ऑप्शंस दोनों हो सकते थे उसमें जवाब, इसको लेकर के भी एक आपत्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा अब ये कर सकता है कि एनटीए को एक बार फिर ये कहेगा कि आप पेपर जब अपना जो तैयार करते हैं तो उसको लेकर के एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, इस तरह के सवाल ना हो जिनसे बच्चों में भ्रम की स्थिति पैदा हो। तो जो भी गाइडलाइन होगी वो फ्यूचर के लिए होगी। इस बार ऐसा कोई असर देखने को शायद नहीं मिलेगा। बिल्कुल। असीम, विकास से बात करके ये पता चल गया कि जो ग्रेस मार्क्स वाला था उसका तत्काल समाधान हो गया। पेपर लीक वाले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी और उसमें जो कुछ होगा उस पर आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल असीम, ये जो पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर सरकार इसको तह तक जाएगी, इसकी गंभीर जांच करा करके और फिर बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करने का संकेत केंद्र सरकार भी दे रही है। बिल्कुल लालचंद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए लाखों की तादाद में परीक्षार्थी बैठते हैं। हम सभी इस दौर से गुजर चुके हैं। जब हम आप कभी एग्ज़ाम देते हैं तो लगता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। आप अगर काबिलियत आप में है तो आपको लगता है कि हमारे साथ कोई धोखा ना हो, कोई क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, कोई इस तरह की कोई गलतियां, कोई चीज़ ना हो जिससे कि आपका भविष्य, आपका एक और साल बर्बाद हो जाए। और मुझे लगता है कि ये कंसर्न बहुत ही जेन्युइन है कि जो बच्चे इस पार्टिसिपेट के 24 लाख आप सोचिए जो कि भविष्य के डॉक्टर बनने वाले हैं, उन 24 लाख बच्चों के मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि अगर कुछ लोग भी अगर इस पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं तो ये जायज़ नहीं है, ये सही नहीं है। और जैसे ये सारा मामला आया सरकार बहुत ही एक्टिव हो गई। और आपको पता होगा कि डीडी न्यूज़ के ऑफिस में डीजी जो एनटीए के हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, वो खुद आए थे, सुबोध कुमार सिंह, और मेरी उनके साथ बातचीत हुई थी 10 मिनट तक। मैंने उनसे तमाम सवाल पूछे थे। उन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं और अगर ऐसी गलतियां हुई हैं तो इसके लिए हम एक कमेटी बनाए हैं जिसमें कि यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं और बाकी मेंबर्स हैं जो इसकी पूरी तह तक जाएंगे। एक बात,
दूसरी बात कि कुछ लोग सियासी तौर पर भी आप जानते हैं कि इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक बात फैलाई गई कि इसका पेपर लीक कर दिया गया। देखिए, पेपर लीक अभी तक की कोई ऐसी, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर हुआ है तो हमें प्रूफ दीजिए, इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी शिगुफा है जिसका कि वो फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई प्रूफ है नहीं कि पेपर लीक हुआ है। हाँ, ये ज़रूर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ क्वेश्चन पेपर जो सेट्स होते हैं वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गए कुछ सेंटर्स पर, जिसकी वजह से बच्चों को लेट से क्वेश्चन पेपर मिले, उसको आंसर देने का उन्हें कम टाइम मिला, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और एनटीए ने कहा कि हम उस ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं और उस ग्रेस मार्क्स के बिना ही बच्चे या तो एग्जाम में जाए या फिर उसी ग्रेस मार्क्स को लेके काउंसलिंग में जाए। बड़ी बात ये है, और बात कि कुछ बच्चों ने ये कहा कि इस पूरे काउंसलिंग प्रक्रिया पे ही स्टे लगा दी जाए, इसको रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए 24 लाख में से 1563 बच्चों को माइनस कर दिया जाए, फिर भी इतने लाख बच्चे बैठते हैं, उन बच्चों की काउंसलिंग को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक एकेडमिक सेशन होता है जिसमें कि एक पूरी प्रक्रिया होती है, बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, पास होते हैं, उनकी रैंकिंग आती है, उन रैंकिंग से आधार पर वो अलग अलग कॉलेजों में, जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला बड़ी बात यह है कि जहां कहीं से भी अगर एक आदमी की तरफ से भी यह सवाल उठा है तो कहीं भी अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उस भरोसा को बहाल किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए, और असीम आपका भी जुड़ने के लिए इस सवाल पर चर्चा करने के लिए। और जाहिर सी बात है कि सरकार इसमें सबसे पहली बात तो तात्कालिक तौर पर समाधान हो गया कि ग्रेस मार्क्स खत्म, और इसके बाद अगर कोई भी पेपर लीक हुई है तो सरकार पूरा आश्वासन दे रही है कि पूरी जांच होगी, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सजा भी होगी। और अब बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की, और आज की ये बड़ी खबर पूर्वोत्तर से है, जहां पर कि अरुणाचल में एक बार फिर से कमल खिला है। अरुणाचल में पेमा खांडू फिर से सीएम बने हैं। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग इस मौके पर इस समारोह में शामिल हुए। साथ ही चौना मीन ने अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के तौर पर भी शपथ ली है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की है, 60 में से 46 सीट इस बार। पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी को अरुणाचल में 10 सीटें ज्यादा मिली हैं। तो अरुणाचल का सीएम फिर से बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेमा खांडू को बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री पेमा खांडू जी को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं। लोगों की सेवा के उनके भावी प्रयासों के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं। पीएम ने यह बात लिखी। यह टीम यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य का विकास और भी तेज गति से हो, प्रधानमंत्री ने लिखा। दरअसल लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, और देखिए चारों में एनडीए की सरकार बनी है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, सभी जगह पर एनडीए की ही सरकार बनी। तो पूर्वोत्तर से जो एक गूंज आई है, उस गूंज को सुनो। Pema Khandu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chief Minister for the state of Arunachal Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. तो चौथे राज्य में भी बन गई एनडीए की सरकार, उन राज्यों में जहां पर कि साथ में विधानसभा चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव के साथ साथ। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर इसी वक्त हम ये खास प्रोग्राम इस वक्त लेकर हाजिर रहेंगे। लेकिन इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। इस वक्त के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH।